नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की। रायपुर के डीकेएस अस्पताल में फर्जीवाड़े के आरोप में फंसे पुनीत गुप्ता की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। इस मामले में एक बार फिर से बड़ा खुलासा हुआ है। अस्पताल के पूर्व अधीक्षक और रमन सिंह के दामाद डॉक्टर पुनीत गुप्ता पर आरोप लगा है कि उन्होंने डीकेएस अस्पताल को गिरवी रखवा दिया था। दरअसल डीकेएस अस्पताल दान में मिली जमीन पर बनवाया गया था, लेकिन पुनीत गुप्ता ने अस्पताल में तकरीबन 69 करोड़ में गिरवी रखकर रकम ले ली थी। शिक्षा विभाग के अपर सचिव को इसके लिए बाकायदा गारंटर बनाया गया था, लेकिन बैंक में ब्याज की राशि नहीं जमा कराई जा रही थी। वहीं इस मामले में पहले से जारी सियासत और तेज हो गई है। सीएम भूपेश बघेल ने पुनीत गुप्ता के बहाने पूर्व सीएम रमन सिंह पर भी निशाना साधा और कहा कि रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ को निजी संपत्ति समझकर लूटा है और उनके दामाद पुनीत गुप्ता भी उसी नक्शे कदम पर थे। वकील रमन सिंह ने पलटवार करते हुए सरकार पर साजिशन उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया है। रमन सिंह ने कहा है कि जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको बता दें कि डीकेएस अस्पताल में करीब 50 करोड़ के घोटाले के मामले में पुलिस पुनीत गुप्ता के बयान लेने के लिए उन्हें ढूंढ रही है। मैंने बोला मुझे तो पता नहीं है कि गिरवी रखी हुई है। मुझे तो लगा कि शासन के सहित जो भी वो हुआ होगा करारनामा, उसके तहत हुआ होगा। तो मुझे तो पता ही नहीं था वाकई में। डॉक्यूमेंट्स भी प्रॉपर हमको नहीं मिल रहे हैं। जैसा कोई चीज़ किसी के लिए कोई कार्रवाई की गई है तो उसके पीछे नोटशीट रहती है, तो वो नोटशीट हमको नहीं मिल पा रहा है। तो उसकी चल रहा है, अभी ऑडिट वाले भी कर रहे हैं काम और कोशिश जारी है हमारी कि लाइन अप हो जाए पूरा सिस्टम। कि मैं जैसे ही आया हूँ तो मुझे पता चला कि 1 करोड़ लगभग लोन का अमाउंट बचा हुआ है। मतलब क्या बोलना चाहिए, ब्याज 48 लाख रुपया पर मंथ का ब्याज हम दे रहे हैं। तो अभी हमने 2 महीने का जमा किया है। रमन सिंह जी निजी संपत्ति की तरह छत्तीसगढ़ को लूटा खसोटा, सबको बंदर बांट किया है। उसका दामाद भी उसी नक्शे कदम पे चला है। जो सरकार का हिस्सा होता है, ये सब एसआईटी का गठन, एसआईटी के द्वारा 40 दिन में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना और एक प्रकार से षड्यंत्रपूर्वक एक व्यक्ति को साजिश में फंसाने का लगातार प्रयास हो रहा है। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, न्यायालय में जाएगा, सारे तथ्य सारे मामले साफ साफ हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र की तरह डॉक्टर रमन को बदनाम करने का जो साजिश हो रहा है, ये पूरा बेनकाब होगा। 100% में गारंटी के साथ कहते हैं। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ चुकी है। ममता, आखिर अभी फिलहाल इस पूरे मामले में और क्या अपडेट निकलकर सामने आया है? सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तेज हुई है या फिर कार्रवाई में भी कुछ स्पष्ट होता दिखाई दे रहा है? देखिए, डीकेएस अस्पताल को लेकर जिस तरीके से रोज नए खुलासे हो रहे हैं और जो अभी के अधीक्षक है के सहारे, उनका कहना है कि मुझे नहीं पता था कि ये जो बिल्डिंग है वो पीएनबी को एक तरह से उसको जो है गिरवी रखा गया है। उनका कहना है कि मेरे पास जो भी दस्तावेज थे वो मैंने सौंप दिए हैं। वही इस संबंध में जब डॉक्टर रमन सिंह से पूछा गया तो उनका कहना है कि न्यायालय में सब कुछ जो है साफ हो जाएगा, वो बरी हो जाएंगे और सरकार अपनी तरफ से अलग आरोप लगा रही है। लेकिन इन सबके बीच में सवाल इस बात को लेकर है कि छत्तीसगढ़ में सबसे हॉस्पिटल्स को लेकर, खास करके स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, जब अक्सर ये देखा जाता था कि जो चाहे हम बात करें नक्सल क्षेत्रों में जब जो लोग घायल होते थे, चाहे सीआरपीएफ के जवान हो चाहे यहाँ के जो पुलिस के जवान हो, तो उन्हें निजी अस्पतालों में भर्ती किया जाता था। राज्य का सबसे बड़ा अंबेडकर अस्पताल जरूर है, लेकिन वहां पर भी उस तरह की सुविधाएं नहीं हो पाती थी। कुछ सरकार उन्हें, तत्कालीन सरकार जो है और अभी भी राज्य के निजी अस्पतालों में भर्ती किया जाता है। तो सवाल उस समय यही उठाया जाता था कि क्यों ना एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाए। तब जाकर फिर डीकेएस हॉस्पिटल को लेकर जो है एक बात चली और उसका डीकेएस हॉस्पिटल बनाया गया। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि यदि आपको इतना राज्य का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी बनाना है और उसके लिए भी अगर आपको उसी की बिल्डिंग को गिरवी में रखना पड़ा है, वो बिल्डिंग जो दान में दी गई थी, दाऊ कल्याण सिंह जो है उन्होंने दान में दिया था, तो सरकार का क्या है? सरकार ये समझने की जरूरत है कि जब आप बात करते कि आपने विकास किया था, तो क्या एक जो सरकार है, क्या उसका कर्तव्य नहीं बनता है कि
उसको जो जरूरी संसाधन है वो उपलब्ध कराए जाएं। दूसरी बात यह है कि इसमें बात ये आ रही कि 18-19 में जो बजट दिया गया था 68 करोड़ रुपए का बजट, तो वो बजट कहां पर खर्च हुआ? क्योंकि लगातार सर से बात हो रही कि 6 महीने तक जो वहां का स्टाफ है उसे सैलरी नहीं मिली है, जितनी भर्तियां हैं उन्हें सैलरी नहीं मिली है, जो संसाधन खरीदे गए हैं वो रोज आके तकादा करते हैं। डॉक्टर के सहारे का कहना है कि उन्हें जो है पेमेंट किया जाए। तो सवाल इस बात को लेकर है कि फिर जो बजट जो दिया गया, या सरकार ने कोई बजट नहीं दिया, या सरकार की प्लानिंग किस तरीके की थी? क्योंकि अगर आप उसको एक उपलब्धि के तौर पर बताते थे तो ये उपलब्धि जो है, इसकी पोल अगर हम बात करें, इसकी नींव इतनी ढीली क्यों थी और कहां खर्च किया जाता रहा है पैसा राज्य में? अगर आपको लगता है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आपके पास जो बुनियादी जरूरत है उसको लेकर आपके पास पैसा नहीं था, तो इस मामले को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप के दौर जरूर शुरू हो गए हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि अगर जो दान में की गई बिल्डिंग जो है उसको गिरवी रखा जा रहा है एक प्राइवेट बैंक के पास में, तो सवाल इस बात को लेकर कि पैसा किस तरह की प्राथमिकता में खर्च किया जाता था। नई राजधानी में अगर हम बात करेंगे तो आलीशान एचओडी बिल्डिंग बनाई गई थी, और भी जो बिल्डिंग्स बनाई गई थी, बड़े बड़े जो अफसरों के जो बंगले रिनोवेट किए जा रहे थे, मंत्रियों के जो बंगले रिनोवेट किए जा रहे थे, और अभी की सरकार पर भी ये कई बार सवाल उठे कि जिन लोगों ने रिनोवेशन करवाया, तो जनता का जो पैसा है वो बुनियादी जरूरतों के लिए क्यों नहीं खर्च होता है? स्वास्थ्य के लिए खर्च क्यों नहीं होता? पानी है और जो जरूरी सुविधाएं उस पर खर्च क्यों नहीं होता? जी बिल्कुल। लेकिन ममता, अब सवाल ये है कि अब इस पर राजनीति किस तरह की हो रही है? सीएम ने ये कह दिया है, उन्होंने रमन सिंह पर और उनके दामाद पर निशाना साध दिया है। रमन सिंह अपने को आपको पाक साफ बता रखेंगे, लेकिन अगर इस तरह की स्थिति है, पुनीत गुप्ता ने किसी तरह को कोई आरोप नहीं किया, किसी तरह का कोई घोटाला नहीं किया है, किसी तरह से वे दोषी नहीं है, तो फिर वे आकर अपने जवाब क्यों नहीं पेश कर रखे हैं, बयान क्यों नहीं दे रखे हैं? अभी फिलहाल क्या चल रहा है? देखिए, बात केवल डॉक्टर पुनीत गुप्ता की नहीं है, बात यह है कि उस समय स्वास्थ्य मिनिस्टर जो थे अजय चंद्राकर, वो कहां पर थे? अगर इतनी सारी चीजें हो रही थी, उस समय जो स्वास्थ्य सचिव थी वो कहां पर थी? सारी चीजें कैसे हो रही थी? और क्या ये सरकार के सह पे हो रहा था इसलिए कि डॉक्टर पुनीत गुप्ता डॉक्टर रमन सिंह के दामाद है, किसी ने कोई इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं की? और अगर डॉक्टर पुनीत गुप्ता पाक साफ है और जो चीजें आ रही है, तो उन घोटालों में किनका हाथ था? क्योंकि सरकार तो बीजेपी की थी। तो ये सवाल तो कहीं ना कहीं उठ ही रहे हैं। डॉक्टर के सहारे का कहना है कि मैंने दस्तावेज सौंप दिए हैं, पुलिस का कहना है कि हम ढूंढ रहे हैं, पुलिस ने उनको समय भी दिया था कि वो आकर यहाँ पर बयान दर्ज करवाएं। तो जो जांच कमेटी में जो बैठाई गई थी, जांच कमेटी ने ये गड़बड़ियां पाई गई हैं ऐसा कहा जा रहा है। तो यदि डॉक्टर पुनीत गुप्ता ने नहीं किया है तो उस समय कौन लोग थे जो इतना बड़ा घोटाला जो है वो कर रहे थे? इतने अस्पताल में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा था और सरकार इसको अपनी बहुप्रतीक्षित योजना बता रही थी इस अस्पताल को लेकर। बिल्कुल ममता, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह साहब जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। आरपी सिंह साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है आपकी। सिंह साहब, ये जो डीकेएस अस्पताल को गिरवी रखने का मामला है, इसको लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया? जो लोग ये कहते थे कि हम प्रदेश को सुंदर बना रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं, अब जब परतें खुल रही हैं तो पता चल रहा है कि वो लोग प्रदेश को बेच रहे थे। दाऊ कल्याण सिंह यहाँ के बहुत बड़े दानवीर थे दीपेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन्होंने जनहित में अपनी लगभग सारी संपत्ति दान कर दी थी। उनकी दान की हुई जमीन पर अस्पताल बना था जो वर्षों वर्ष से गरीबों की सेवा कर रहा था। तो दान से बने हुए अस्पताल को गिरवी रखने का मेरे हिसाब से हिंदुस्तान का पहला मामला होगा। और भारतीय जनता पार्टी के दामाद भ्रष्टाचार के लिए किस हद तक नीचे गिर सकते हैं और ये शर्मनाक कर सकते हैं, यह सबके सामने आ चुका है। बिल्कुल। लेकिन सिंह साहब, मेरा सवाल यह है कि जिस उद्देश्य से इस अस्पताल का निर्माण किया गया था, जिस उद्देश्य से इस अस्पताल को बनाया गया था, जिस उद्देश्य से इस अस्पताल की नींव रखी गई थी, क्या वो उद्देश्य अब पूरा हो पा रहा है या फिर नहीं? देखिए दीपेश जी, इस अस्पताल का नाम था पूर्व में डीकेएस अस्पताल, दाऊ कल्याण सिंह अस्पताल। बाद में इसका नाम बदलकर हो गया दामाद का अस्पताल। और इस अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी बनाने के पीछे एकमात्र उद्देश्य था कि मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद को भ्रष्टाचार की अकूत कमाई करने का मौका मिल सके। इसको बनाने का जो उद्देश्य था वो था आम जनता की सेवा। उस पर अस्पताल आज भी खरा नहीं उतर पाया है। सिर्फ और सिर्फ पैसे के बंदरबाट हुई है, लूट हुई है। लेकिन हमारी सरकार इस अस्पताल को बेहतर ढंग से चलाने के लिए और प्रदेश की आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए कटिबद्ध है। हम प्रयास करेंगे कि यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी हो और सुचारू ढंग से अस्पताल चल सके। चलिए, जवाब ले लेते हैं आपके परम मित्र संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका।
नमस्कार संजय जी, क्या चल रहा था आपकी सरकार में 15 साल? दान की भूमि पर बने हुए अस्पताल को भी गिरवी रखवा दिया। देखिए, क्या गिरवी है या आधे ऋण लेकर पूरे प्रदेश को गिरवी पर रखा गया है, ये तो आने वाला समय बताएगा कि जब 15 वर्षों के अंदर में कितना कर्जा लिया जाता है और आज केवल अपनी वाहवाही लूटने के लिए या चुनावों में वोट प्राप्त करने के लिए किस तरीके से प्रदेश को बेचा जा रहा है, ये एक विचारणीय प्रश्न है। इस पर कभी फिर और चर्चा करेंगे। डीकेएस हॉस्पिटल का जहां तक मामला, मैं मुद्दे पर बात करूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। एक मेडिकल संस्थान को खड़ा किया गया है और इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगे हैं। पुलिस ने भी जो जांच की है, जांच के बाद में जो एफआईआर वगैरह की गई है, जब तक सामने वाला व्यक्ति अपनी बातों को नहीं रखता है, उसने आवेदन किया है, इससे जुड़ी विषय है, वो आने वाले समय के अंदर में ये सब चीजें सामने आएंगी। कौन रखेगा संजय जी? सामने वाला व्यक्ति तो आपकी ही राजनीतिक पार्टी का कहीं ना कहीं एक नुमाइंदा है। बीजेपी की सरकार उस समय थी, पुनीत गुप्ता बीजेपी के ही। जी, बात पर मेरी घोर आपत्ति है कि पार्टी का व्यक्ति नहीं कहे, सरकार के विषय अपने अपने होते हैं, पार्टी का व्यक्ति नहीं कहे, कोई वो बीजेपी के मेंबर नहीं है या बीजेपी के। ठीक है, सरकार तो आपकी थी ना, आपकी सरकार के नुमाइंदे तो थे। मेरी बात सुन रही है, मेरी बात सुन। अभी उस विषय पर मैं जाऊंगा तो बहुत पुरानी बातें निकलेंगी। जो लोग आज मंत्रिमंडल में हैं, उनके खिलाफ में भी आरोप है, उनके खिलाफ में भी जांच चल रही है, तो बहुत सारे विषय। नहीं, मेरा सवाल यह है संजय जी, जब आप कह रहे हैं कि सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सब आप अपने आप को सब बीजेपी और तमाम चीजें सब पाक साफ बता रहे, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। अगर पाक साफ है तो सामने लाकर खड़ा कर दीजिए ना, बयान देने दीजिए। नहीं, देखिए, मैंने ये नहीं कहा कौन पाक साफ है कौन नहीं है। ये चीजें कोर्ट के अंदर में जो विषय जाएगा, सामने जिनको आपने आरोपी बनाया वो अपनी बातों को रखेंगे, उसके बाद जो अंतिम परिणाम आएगा उसकी बात कर रहा हूँ। हमें कहीं दिक्कत नहीं है, शासन प्रशासन अपना काम करे, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से लक्ष्य बनाकर जो प्रथम 100 दिनों के अंदर में किया गया है, वो प्रथम दृष्टया तो दिखता है कि बदले की कार्रवाई है। चलिए, मानते हैं। सिंह साहब संक्षेप में जवाब दीजिएगा। आरपी सिंह साहब संक्षेप में जवाब दीजिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि डर किस बात का, सिर्फ डराने का प्रयास कर रहे हैं? अगर इतनी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, अगर इतना बड़ा घोटाला हुआ है, दान की जमीन को अगर गिरवी रख दिया गया है, तो फिर पकड़ लीजिए ना, प्रदेश में ही तो होंगे, कि विदेश थोड़ी ना भाग गए होंगे। पकड़िए, बयान लीजिए, पूछिए। सरकार करे, सरकार पूरी भाजपा बनी है चौकीदार, तब भी भाजपा की जमात क्यों है फरार? अरे इतने चौकीदार आप लोग हैं, अब उन्हीं को पकड़ कर ले आइए कि दामाद बाबू चलिए अपना पक्ष रख दीजिए। तो सब चौकीदार हो, दामाद फरार है, ये कौन सा चेहरा भाई आप लोगों का? और जहां तक पुलिस की बात है, हमें अपने अधिकारी कर्मचारियों पर पूरा भरोसा है। दामाद बाबू को भारतीय जनता पार्टी के चौकीदार जहां कहीं भी छुपा कर रखे हों, हमारे काबिल अफसर को ढूंढ लाएंगे और उन्हें अदालत के सामने कानून का सामना करना पड़ेगा और अपने किए हुए कार्यों का जो अंजाम है उसको भुगतना पड़ेगा। चलिए, उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा होगा और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई कड़ी से कड़ी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी और आरपी सिंह साहब हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। यानी कि समझा जा सकता है कि मामला काफी गंभीर है और कब तक इस पूरे मामले का खुलासा होता है, कब तक जांच पड़ताल होती है, कब पुनीत गुप्ता को गिरफ्तार किया जाता है, उनसे पूछताछ होती है, वो आने वाला वक्त बताएगा।